नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एमएलसी बनने के बाद भोजपुरी स्टार पवन सिंह बड़ा ऐलान किए हैं। तो क्या बिहार में सच में फिल्म सिटी बनेगा और क्या अब कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा? दूसरी खबर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है भरत तिवारी इनकाउंटर केस से जुड़ी है, जहां मौत से पहले फेसबुक पोस्ट और आरोपी डीएसपी की नई पोस्टिंग ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। और हम बिहार कैबिनेट को लेकर भी बात करेंगे, जिस तरह से बिहार कैबिनेट के 29 बड़े फैसलों की, जिसमें 51,923 करोड़ के विकास पैकेज से लेकर 5 नए केंद्रीय विद्यालय तक शामिल हैं। तो क्या ये फैसले सच में बिहार की तस्वीर बदल देंगे? हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम लोग भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जिस तरह से बिहार विधान परिषद की शपथ ली और उसके बाद एक ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अब उनकी कोशिश होगी कि फिल्मों की शूटिंग जो है और फिल्म का जो प्रोडक्शन है उससे का ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो बिहार में हो। और उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य में अच्छी फिल्म सिटी बनेगी तो बिहार के जो कलाकार हैं उनको मुंबई जाने की जो मजबूरी होती है वो नहीं होगी और अपने ही राज्य में बेहतर मौके मिलेंगे। तो बिहार के कलाकारों को इससे कितना फायदा मिलेगा? और सवाल ये भी है कि क्या बिहार फिल्म इंडस्ट्री का नया हब बन सकता है और मुंबई छोड़ बिहार में शूटिंग करना कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी अपनी सांस्कृतिक पहचान बना सकता है, अपनी आर्थिक ताकत में उसको पहचान को बदल सकता है। न बिहार में प्रतिभा की कमी है, न बिहार में दर्शकों की कमी। हाँ, कमी अगर है तो सरकार की इच्छा शक्ति। अगर सरकार चाहती तो अब तक यहाँ पर फिल्म उद्योग के लिए जमीन भी मुहैया करा देती, स्टूडियो भी बन जाता। और जो आप कह रही हैं कि मुंबई की तरह, बिहार तो मैं मानता हूं कि प्रकृति ने इसे गोद लिया है। बिहार को इतने नेचुरल सीन है यहाँ, प्रकृति ने जिस तरह से पहाड़ भी दिया, मैदान भी दिया, गंगा का किनारा भी दिया, संगम भी दिया सोन, गंगा और अन्य नदियों का। तो मैं समझता हूं कि फिल्म की शूटिंग के लिए इससे बेहतर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। अगर सरकार थोड़ी इच्छा शक्ति विकसित कर दे, जैसा कि पवन सिंह ने कहा है, अब कलाकार से थोड़ा आगे बढ़ करके, चूंकि एमएलसी बन गए हैं वो, तो उन्होंने एक कल्चरल लीडर के तौर पर कहा कि अगर बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री को ही अगर थोड़ा बढ़ावा दे दिया जाए, जो बिहार की पहचान रही है, तो क्यों नहीं हो सकता है। अब तो छोटे छोटे वेब सीरीज आ रहे हैं और किस तरह से ये हो रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई छोटी छोटी लघु फिल्में आ रही हैं और हिट हो जा रही हैं। तो कोई जरूरी नहीं। अब तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के भी जो कलाकार हैं वो बाहर कहाँ जाते हैं। बॉलीवुड के कलाकार भी अब स्विट्जरलैंड में उनकी शूटिंग नहीं होती है, वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अलग अलग जगहों पर उसकी शूटिंग हो जाती है। क्यों नहीं बिहार बेहतर कर सकता है? यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ये देखा जाता है कि बिहार की जो शूटिंग है, बिहार का जो कल्चर दिखाने की कोशिश है, वो भी मध्य प्रदेश में शूट हो रही है मूवीज मोस्टली, लेकिन बिहार के उसमें कल्चर है, बिहार का लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, लेकिन शूटिंग जो है वो अन्य राज्य में हो रही है। हाँ, एक सीरीज अभी आया पंचायत, मैंने देखा पंचायत। तो पंचायत में जो फुलेरा गांव की जो भाषा है, बोलचाल की शैली है, जिस तरह से आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर प्रतिस्पर्धा करते हैं, मैंने देखा कि अरे ये तो सारी कहानी बिहार के आंगन की है। बिल्कुल। लेकिन उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है? तो मध्य प्रदेश के किसी गांव में शूटिंग हो रही है। तो वहां पर तो थोड़ा लगता ही। और कई ऐसी फिल्में, और अपने जमाने के देवानंद और हेमा मालिनी मतलब कि सुपरस्टार थे लोग, और वो राजगीर में और नालंदा के खंडहरों में शूटिंग हुई थी। बिल्कुल। और वो जो शूटिंग हुई थी, तो स्थल की कमी कहाँ है। एक फिल्म बनी थी नदिया के पार, पूरी शूटिंग उसकी उत्तर प्रदेश में हुआ था, बस 2 गांव की कहानी है वो। और
इतनी अच्छी वो फिल्म चली, सब लोगों ने उसको सराहा। तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास प्लेस की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है तो बस सरकार की इच्छा शक्ति की। पवन सिंह ने उस तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि जब प्रतिभा बिहार का हो, हमारे पास उस तरह के स्थल भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर भी जहां पर शूटिंग हो रही हो उस स्थान को अगर थोड़ा सा प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। अब तो खुले में शूटिंग हो रही है, जो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं उसमें आर्टिफिशियल की जगह पर नेचुरल शूटिंग हो रही है, और नेचुरल प्लेस भरा हुआ है आपका बिहार में। वो मुंगेर हो, राजगिरी हो, गया हो, नालंदा हो, पावापुरी हो, ये जो गंगा का किनारा पूरा जो बक्सर से लेकर के और जो जाती है भागलपुर तक, वो उसके किनारे हों, कहीं भी शूटिंग हो सकती है। रोहतास में इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स है। वो रोहतासगढ़ का किला जो है वो कितना बढ़िया, कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर देख लीजिए, जमुई के जो पहाड़ियां हैं, वो जो रजरप्पा का जो दामोदर नदी के उस तरफ जो इलाका है वो देखिए, पूरा कितना नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तो ठीक है, वो बिहार का ही पार्ट था, थोड़ा झारखंड में चला गया है। तो बिहार इतने तरह के नदियों, झरनों, तालाबों और पहाड़ों, बाग बगीचों से भरा हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि हाँ, नेचुरल शूटिंग हो सकती है। तो उन्होंने, पवन सिंह ने एक ध्यान आकृष्ट कराया है कि फिल्म सिटी यहाँ बनेगी। और सरकार क्या करे कि हमारे पास राजस्व की कमी है। भाई, आपके पास राजस्व की कमी है तो इससे तो एक मार्केट प्लेस भी तो डेवलप करेगा। बिल्कुल, आप फिल्म सिटी, हाँ, फिल्म सिटी अगर बनेगी तो फिल्म सिटी के चारों तरफ क्या होगा, मार्केटिंग प्लेस डेवलप करेंगे। मार्केट जब डेवलप करेंगे तो जो भी लोग आएंगे वो तो उनके आर्थिक स्थिति तो बेहतर ही होगी ना। अच्छा, काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। कोई अलग से लाइट लगा रहा है, कोई कैमरा मैन बना हुआ है, कोई उसमें अलग अलग तरीके से उसका ये लगा रहा है, तो काम भी मिलेगा। बिहार के उस जमीन की ताकत का असर भी दिखेगा और प्रतिभा तो अद्भुत है यहाँ, और दर्शकों की कमी भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के तौर पर कि फिल्म उद्योग के लिए एक ढांचा बनाया जाए बिहार में, अगर पवन सिंह ने कहा है तो एक अच्छी बात है। और इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही थी। मैं तो अभी कुछ दिन पहले था, कला संस्कृति मंत्री के साथ एक प्रोग्राम में था, मैंने उनको कहा इस पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार का ऐतिहासिक, ज्योग्राफिकल और सामाजिक जिस तरह का ताना बाना है, इसमें तो इतनी कहानियां हैं। और अगर उसको फिल्माया जाए उन्हीं जगहों पर, इतना समृद्ध इतिहास है बिहार का कि जिसमें उन्हीं जगहों से फिल्माया जाए, वो मौर्यन पीरियड से लेकर के और अलग अलग कालखंडों में, गुप्त काल से लेकर नंद वंश से लेकर के, अगर वो सारे कालखंडों का उन केवल खंडहरों को दिखाया जाए, उसको फिल्माया जाए, मैं समझता हूँ कि एकदम नेचुरल होगा और सत्य के करीब होगा। लगेगा नहीं कि केवल अभिनय है, बल्कि अभिनय के साथ सत्य से साक्षात्कार भी वहां कराया जा रहा है। तो बिहार अद्भुत प्रकृति ने नवाजा है इसको, और अलग अलग तरीके से। जिस राज्य में गंगा जैसी नदी बहती हो, अभी आप आइए शाम में तो जो गंगा के किनारे, नाम तो लोग उसका मेरीन ड्राइव रख दिए हैं, भाई नदी के किनारे समंदर कहाँ आ गया। हालांकि वो रिवर फ्रंट है गंगा का, तो लेकिन रिवर फ्रंट मैंने देखा है कई बार, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में मैं गुजरता हूँ और लड़कियां स्कूटी लगा लगा करके वहां पर आइसक्रीम खा रही है, और बड़े सुकून से लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, टहल रहे हैं। मतलब 7 बजे के बाद, इवनिंग के बाद पूरा गंगा का किनारा, वो दीघा से लेकर के गांधी मैदान तक अद्भुत नजारा वहां का दिखता है। और मैंने तो देखा कि कई बार जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, तो जो नेशनल चैनल वाले भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप आ जाइए गंगा के किनारे, हम लोग यही जेपी सेतु के सामने, वो सेतु की तस्वीर भी आएगी और जरा आप सुनेंगे भी, और यहीं से हम लोग इसको लाइव करेंगे। तो अब तो बिहार बेहतर बना है। जरा आप जेपी सेतु से रात में क्रॉस कीजिए और देखिए इस पटना का नजारा, अद्भुत नजारा है। वैसे कई शहर हैं
बिहार में जहां पर शूटिंग हो सकती है, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि रही है, प्रतिभा तो है ही यहाँ के लोगों को। तो जो मुंबई जाकर के जो लोग इतना समय देते हैं एक कमरे में रह करके और 10, 20, 50 वर्षों तक संघर्ष करते हैं, बिहार में क्यों नहीं? मनोज तिवारी हो या पवन सिंह हो, मनोज वाजपेयी हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, इसी मिट्टी से निकले ना, इसी बिहार के गांव से निकले और जाकर के वहां पर अपने को साबित किया। फिर अगर उनको बिहार में ही एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो मुंबई में जाकर के संघर्ष करने की क्या जरूरत है? एनएसडी के मैक्सिमम स्टूडेंट मिलते हैं हम लोगों को, जो कहते हैं कि अगर बिहार में सरकार थोड़ी सोचती। एक छोटा सा रंगशाला बना है यहाँ, प्रेमचंद रंगशाला, कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमेशा वहां कोई ना कोई नाट्य मंचन चलते रहता है, कभी खाली नहीं रहता है। वो दिन के उजाले में भी चल रहा है, कोई मंचन चल रहा है, शाम में भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है। मतलब कि कला और कला की साधना के प्रति लोगों का एक अलग तरह का लगाव है बिहार में। सिंगर है बहुत सारे, अब तो अलग अलग नृत्य की विधाएं, अब छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, मैंने देखा है कि उनके माँ पिताजी उनको लेकर के किसी डांस स्कूल में ले जा रहे हैं कि इसको भरतनाट्यम सिखाना है, इसको ये सिखाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने जा रहे हैं। उन प्रतिभाओं को केवल अगर मंच मिल जाए तो बिहार बेहतर तो कर सकता है, न केवल सांस्कृतिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर। पवन सिंह ने एक मजबूत संकल्प लिया है, देखते हैं बीजेपी से है विधान परिषद कितना सफल हो पाते हैं बिहार को और बिहार की प्रतिभाओं को मंच दिलाने में कि बिहार उस तरह का प्लेस बने। बिल्कुल सर, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर जिस तरह से लगातार अपडेट आ रहा है, अब कई नए सवाल सामने आए हैं। मौत से 11 दिन पहले की जो फेसबुक पोस्ट में भरत तिवारी ने ये दावा किया था कि कुछ लोग पिस्टल लेकर उसकी रेकी कर रहे थे और इसके लिए उसने तत्कालीन जो एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी बीच हत्या केस में नामजद तत्कालीन जो एसडीओपी राजेश कुमार शर्मा है, उनकी जो है वो पोस्टिंग, नई पोस्टिंग मिल गई है उनको, और जिस पर विपक्ष और परिजन सब सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि जब जांच अभी जारी है तो आरोपी अधिकारी को नई जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या रेकी, एनकाउंटर और नई पोस्टिंग, इन सब के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी की रेकी आखिर कौन करा रहा था? क्या फेसबुक पोस्ट में लगाए गए जो आरोपों की जांच होगी? क्या एसडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी? और हत्या केस के नामजद डीएसपी की नई पोस्टिंग इस तरह से उनको क्यों मिली है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि रेकी उनकी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, और अगर ठीक से इसका इन्वेस्टिगेशन हो और रेकी हो रही थी तो इसके खुलासे होंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि सिस्टम के खिलाफ भरत तिवारी लड़ रहे थे। और एक बात तो आई है कि जो जमनिया गांव के विस्थापित लोग हैं उनको बसाने के लिए एक अच्छा खासा फंड, कोई 14 करोड़ कोई 16 करोड़ बोल रहे हैं, अब वो कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि जो राशि निर्गत की गई थी ये वास्तव में वो राशि उन लोगों पर खर्च नहीं की गई, उन विस्थापित परिवारों पर। 28 लोगों को तो ठीक से बसाया गया और जो बाकी 40 या 42 लोग थे उनको जहां पर बसाया गया वो बसावट की जमीन तो है नहीं, वो बिलौटी का बधार है। ये कह रहे थे कि जब राशि निर्गत हो गई है भरत तिवारी तो फिर मिट्टी भराने का काम क्यों नहीं हो रहा है। वो आप देखी होंगी फेसबुक लाइव में भी वो बोल रहे थे कि कम से कम अगर 10 फीट मिट्टी नहीं भरी जाएगी तो फिर अगर इनको यहाँ लाया गया और फिर नदी के पानी का स्तर बढ़ेगा तो फिर तो यहाँ वही स्थिति होगी, डूब ही जाएंगे पानी में। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, आप देखी होंगी खंभे पर कैसे वो बांस के खंभे पर बिजली के तार हैं, लेकिन कम से कम उनके घरों तक रोशनी तो पहुंची कि सांप बिच्छू से अपने को रात में वो बचा सके बच्चों को। और तीसरी पानी को लेकर के जो वहां के लोगों की शिकायतें थी कि वो जो चापाकल से या हैंडपंप से जो पानी आ रहा है उसमें बालू है, काला पानी है। और भरत तिवारी शायद इस तरह के सवाल किए थे एसडीएम से कि एसडीएम साहब क्या आपके बच्चे इस पानी को पी पाएंगे? तो एक सवाल तो था सिस्टम से, और
वो उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। भरत तिवारी कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उन विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहे थे। और विस्थापितों की लड़ाई में कौन सा सुराग इनके पास था, व्यवस्था कितनी साफ सुथरी है, ये तो बिहार के लोगों को पता है। हिम्मत नहीं लोग जुटा पाते हैं। भरत तिवारी थोड़ा हिम्मत जुटा दी और हिम्मत जुटा करके उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। आखिर स्वाभाविक है कि जब वो बोलेंगे तो जो अधिकारी हैं उनको तो नागवार गुजरेगा ही। नागवार गुजरा, और नागवार गुजरा उसी की परिणति तो है कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति बन गई, किनका आदेश आ गया कि नहीं नहीं नहीं, केवल पैर में गोली 5 गोली मारने से ही नहीं होगा, बल्कि जब तक इसकी हत्या नहीं हो जाती है तब तक इसे नहीं छोड़ना। तो फिर तो कस्टडी में डेथ अगर हुआ है तो लगता तो है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। अब 2 तरह की इंक्वायरी उसमें चल रही है। एक तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, तो पुलिस ही करती है, साक्ष्य तो कोर्ट को पुलिस ही देगी ना। और एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, वो तो एक पार्ट है कि जो जुडिशियल कमीशन बना हुआ है, सरकार ने आदेश दिया तो वो एक पैरेलल जांच चलेगी जो एक एडवाइजरी है, वो कोर्ट को बताएगी कि हाँ परिस्थितियां क्या थी, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमस्टांशियल फैक्ट, साक्ष्य परिस्थिति जन साक्ष्य उनको क्या मिला, क्यों ये प्रोवोक हुए, घटना की शुरुआत कहां से हुई। और जो सवाल आपके हैं वो चाहे रेकी का सवाल हो या भ्रष्टाचार का सवाल हो या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने का सवाल हो, वो तो सारे साक्ष्य वो भी जुटाएंगे। कोर्ट कितना मानेगी नहीं मानेगी वो तो कोर्ट का पार्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस जो भी प्रस्तुत किया जाएगा कोर्ट को, और जो भी इनके माता पिता दर्ज करेंगे केस, उसमें तो चीजें आएंगी। तो भरत तिवारी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ये सच है। रेकी में अगर किन्हीं की संलिप्तता पाई जाती है, ये रेकी हो रही थी, कि ऐसे आवाज उठाने लगेंगे लोग, तब तो फिर हर गांव में 2-4 भरत तिवारी खड़े हो जाएंगे और फिर तो सिस्टम के नाक में दम कर देंगे। तो एक आवाज को दबा देना ज्यादा सही होगा, बशर्ते कि हर गांव में 2-4 भरत तिवारी कुछ बोलने लगे सिस्टम के खिलाफ। क्योंकि जनता तो परेशान है बिहार की, यह सच्चाई है। दावे चाहे जितने हो जाए, लेकिन सिस्टम जनता को शायद कोई तरजीह देने के लिए तैयार नहीं। और डेमोक्रेसी की बात हम लोग जितनी भी कर लें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जनता की रोज के जो संघर्ष होते हैं, रोज के जो उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, उसमें जो उनके विधायक होते हैं, मुखिया होते हैं, एमपी होते हैं, वो कहीं खड़े दिखते, वो फिर कन्नी काट लेते, फिर वही जातीय उन्माद और तरह तरह के उनको एक उद्वेलित करना, उनके भावनात्मक ये भावनाओं से खेलना और उस पर सवार होकर के फिर चुनाव में जाना। तो उनको पता है कि मुद्दे तो कौन हो जाते हैं, भावनाएं हावी हो जाती हैं, परिणाम इसकी वजह से हमारे हिस्से में आ जाएंगे। तो सिस्टम के खिलाफ तो एक लड़ाई लड़ रहे थे भरत तिवारी। देखते हैं रेकी हो रही थी नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार का मामला में कितना दम था नहीं था, लेकिन वो जमनिया गांव के जो विस्थापित बोल रहे हैं वो तो सच्चाई है, वो तो झूठ नहीं बोल रही है। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं, उनकी जो आवाज है उस आवाज में तो वो दिख रहा है कि भरत तिवारी उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। अब रह गई बात की जिस डीएसपी की बात आप कर रही हैं, एसडीपीओ जो है राजेश शर्मा जी, देखिए जब उनको लाइन हाजिर किया गया, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि तुरंत उनको मद्य निषेध में पोस्टिंग देना जरूरी था। डीएसपी की पोस्टिंग हुई है, उसमें राजेश शर्मा की पोस्टिंग की इतनी हड़बड़ी सरकार को थी, जब वो परिवार के भी आंख के आंसू नहीं सूखे हैं, वो 13वीं खत्म हुई है। वो परिवार आज भी नहीं समझ पा रहा है कि हमारे बेटे ने पिस्टल दिखा क्या दिया कि इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब उसको जान से हाथ धोनी पड़ी। अगर इनकाउंटर है तो क्या ये हाफ इनकाउंटर था या ये मर्डर था, अभी इसी में उलझा हुआ है परिवार, तय नहीं कर पा रहा है कि हमारी गलती क्या थी। और आपने जिन पर आरोप है, जिनको आपने लाइन हाजिर किया, अगर वो आरोपी नहीं थे तो फिर आपने लाइन क्यों हाजिर किया। लाइन हाजिर करने का मतलब एक पनिशमेंट ही होता है। चलिए आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, आप रूटीन जो है लाइन ऑर्डर का जो पार्ट है उसके हिस्से अब नहीं रहेंगे, आप
पुलिस लाइन में रहेंगे। तो लाइन हाजिर करने वाले डीएसपी को तुरंत मद्य निषेध विभाग में पोस्टिंग देना एक सवाल तो है। अब इसको तो चूंकि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तभी कोई निर्णय हो पाएगा कि आखिर सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों या क्या बताना चाहती है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी पुलिस वाले का मनोबल को कमजोर किया जाए। पुलिस वाले का मनोबल हमेशा उनका मोराल बूस्टअप होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब चीजें उनसे छूटती है तो कुछ समय के लिए तो आप चीजों को ठंडा होने दीजिएगा। तो तुरंत उनकी पोस्टिंग पर सवाल तो है, और उनके जो रिकॉर्ड्स पहले भी रहे हैं, जब वो थाना प्रभारी थे तो उस समय भी 3 जो है हत्या मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर हुआ था। मानवाधिकार आयोग अभी भी उस केस को जिंदा रखे हुए है, कोर्ट में अभी भी वो केस चल रहा है। और फिर यहाँ घटना घटी जिसमें परिवार उन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहा है। आखिर जो वहां मौजूद होंगे कोई मजिस्ट्रेट की भूमिका में तो होंगे, जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 गोली मारो इसको। इस तरह से गोली मारी गई कि भरत तिवारी की मौत ही हो गई। तो एक सवाल तो है कि क्या राजेश शर्मा इतने रसूखदार हैं कि घटना कहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलो यहाँ नहीं तो वहां पोस्टिंग उनको मिलने में कोई देर नहीं होगी। ये तो सरकार पर एक सवाल है कि सरकार को वैसे अधिकारी जिनको आपने ही लाइन हाजिर किया, लाइन तो हाजिर किए होंगे, डीजीपी ही किए होंगे या जिनको भी निर्देशित किए होंगे, और तुरंत फिर उनको पोस्टिंग देते हैं, तो एक सवाल है। सरकार पर सवाल तो है, और जनता थोड़ी निराश लग रही है कि आखिर हमको था कि कम से कम सरकार इतनी हड़बड़ी में निर्णय नहीं लेगी। जुडिशियल कमीशन का जो इंक्वायरी है वो चलेगा, वो लंबा चलेगा, वो 6 महीना भी चलता है, 1 साल भी चलता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो एकदम बस तुरंत कुछ होने जा रहा है। तब तक के लिए, कुछ दिन के लिए तो मामले को शांत रहने के लिए उन अधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है। बिल्कुल देखते हैं सरकार क्यों ऐसा आखिर निर्णय ली, क्यों तुरंत उनकी पोस्टिंग करने की हड़बड़ी क्या थी। हम लोग इंतजार करते हैं जनता का रिएक्शन का। सर, बिहार के कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें 29 बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है, और सबसे बड़ा फैसला ये है कि गांव के विकास के लिए 51,923 करोड़ देने का है, जिसमें सड़क, पानी और दूसरी बेसिक सुविधाओं पर काम होगा। साथ ही पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, राजगीर, शेखपुरा में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, और सरकार ने सड़क और पुल बनाने के लिए भी हजारों करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। 31 बस स्टैंड हाईटेक बनाए जाएंगे। किसानों के लिए नई योजनाएं आई हैं। बीरपुर एयरपोर्ट के विकास को भी हरी झंडी मिली है। तो ऐसे ऐसे करके कई तरह के सरकार नए नए जो वो बोल रहे हैं कि कोई बच्चों को फायदा मिलेगा, किसी से आम जनता को सड़क और पुल बनेगा तो आम जनता को फायदा होगा। तो क्या आपको लग रहा है ये सब जितने भी 51,923 करोड़ का जो फायदा है वो गांव तक पहुंच पाएगा? क्या इसमें चीजें हैं, और कैबिनेट में और क्या क्या फैसले हुए? बिल्कुल गांव को फायदा होगा। बिल्कुल कैबिनेट में तो 5 नए केंद्रीय विद्यालय जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, और ग्रामीण विकास हेतु 51,923 करोड़ का प्रावधान, बस अड्डों का आधुनिकीकरण और धार्मिक पर्यटन परियोजनाएं शामिल है। स्वाभाविक है, बारी बारी से अगर हम लोग बात करें तो अगर केंद्रीय विद्यालय जिन जिलों की बात आप कर रही हैं अगर वहां मिलता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा बढ़ेगा। महंगे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय की क्वालिटी में तो कहीं कोई कमी नहीं है, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा परिसर होता है। तो एक लो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए अवसर मिलेगा, वहां जाकर के वो बच्चे पढ़ेंगे। तो एक तो बड़ी चीज अच्छी है। दूसरी चीज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो सड़क, क्योंकि कनेक्टिविटी तो एक बड़ा है ना, हम लोग उसको लाइफ लाइन कहते हैं। तो अगर गांव सड़कों से जुड़ती है और बेहतर सड़कें होती हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो एक तो कि शहरों पर लोड कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। गांव में भी आज लोग पोल्ट्री फार्मिंग शुरू कर दिए हैं, डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पर लोगों ने शुरू कर दिया है, फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है, मछली पालन शुरू कर दिया है। अब वो गाड़ियां उनके तालाब तक आने लगेगी, उनके पोल्ट्री फार्म तक आने लगेगी।
चाहे वो जो करें, वो अंडे का उत्पादन करें या मांस का उत्पादन करें, वो बॉयलर या लेयर्स जो कर लें वो वहां तक आने लगेगा। दूध उनके सप्लाई होने लगेंगे, उनके अनाज का मार्केटिंग होने लगेगा, तो उससे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही ना, गांव की तस्वीर बदलेगी। रह गई बात सिंचाई, छोड़ दीजिए बिहार, पूरे देश में ही अभी 42% भूमि जो है वो सिंचित नहीं है। बिहार में तो उसके आंकड़े 52% तक चले जाते हैं। तो अगर सिंचाई के लिए कुछ नया कैनाल्स वगैरह या तालाब की उड़ाही वगैरह या जो पुराने जो होते थे आहार पईन, अगर इसका थोड़ा सा एक सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है तो मैं समझता हूं कि किसानों के खेत में हरियाली आएगी और उनके चेहरों पर खुशी होगी, एक बड़ी बात होगी। फिर धार्मिक पर्यटन के नाम पर टूरिज्म अगर डेवलप करता है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे गांव में जो मंदिर हैं, अब वहां लोग हर सप्ताह में एक दिन बड़े पैमाने पर लोग दर्शन के लिए जाने लगे हैं। और जो छोटे छोटे लोग हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो उनके रोजगार बढ़ रहे हैं। अगर उसको थोड़ा और भी सरकार के तरफ से सहयोग मिल जाए, मंदिर परिसर के चारों तरफ का इलाका, थोड़ा पेयजल की सुविधा, थोड़ा ठहरने की व्यवस्था, ये गर्मी और धूप बरसात से बचने की व्यवस्था अगर सरकार कर देती है तो मैं समझता हूं कि क्यों नहीं धार्मिक पर्यटक स्थल भी विकसित हो सकता है। और मैं मानता हूं कि आज भी 70% आबादी बिहार की गांव में रहती है। अर्बेनाइजेशन कितना है? 11% तो अर्बेनाइजेशन, 12% है बिहार का। तो वो जो गांव खाली हो रहा था, लोगों को वहां पर रोजगार के साधन नहीं मिल रहे थे, आखिर वो शहर की तरफ क्यों रुख कर रहे थे? लग रहा था कि ना हमारे बच्चे को शिक्षा मिल पाती है, न समय पर हमें चिकित्सा मिल पाती है, न हम कोई आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं। किसानी तो लोग छोड़ने लगे हैं ना। वैसी स्थिति में अगर सरकार के तरफ से गांव को मजबूत और सशक्त किया जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब लोग शहर से गांव की तरफ लौटेंगे, गांव समृद्ध होगा, मजबूत होगा। और मैं तो गांव जाता हूं, नियमित रूप से जाता हूं, मैं तो देखता हूं कि जो शहर में जितने साधन संसाधन है उससे कम अब गांव में नहीं है। वहां भी वो सारी सुविधाएं मौजूद है। गांव में भी मैं देख रहा था कि वो संचार के सारे साधन मौजूद है, वहां भी वो एसी और ये जो फ्रिज है उनके घरों में मौजूद है। अब वो गांव नहीं रहा, तो अगर वहां थोड़ी आर्थिक खुशहाली, आर्थिक समृद्धि आ जाए सरकार की योजनाओं से, तो ये बेहतर बिहार के तरफ ये बढ़ेगा। और 51,923 रुपए की राशि अगर वहां तक पहुंच जाती है, घोषणा एक अलग पार्ट है 923 रुपए की, और वो पैसा वहां तक पहुंचना और वो पैसा ठीक से पहुंचना, मतलब उसका बंदर बांट ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये राशि छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है। और 5-5 जिले में केंद्रीय विद्यालय का होना तो अपने आप में एक उपेंद्र कुशवाहा कभी केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय राज्य शिक्षा राज्य मंत्री थे, वही मांग तो करते थे कि भाई सरकार हमको जमीन दे, हम केंद्रीय विद्यालय खोलें, और उस समय उनको जमीन नहीं मिल पाई थी। अगर सरकार जमीन देने के लिए भी तैयार है, केंद्रीय विद्यालय पर भवन बनाने के लिए तैयार है, तो समझते हैं कि तस्वीर बदलेगी, शिक्षा की तस्वीर बदलेगी। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अद्भुत प्रतिभा है बिहारियों के पास। यहाँ के बच्चों का जो अगर थोड़ा सा वातावरण ठीक मिल जाता है तो वो बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का जाना और सिंचाई, क्या हम लोग तस्वीर में क्या देखते हैं कि जैसे ही वो बरसात का मौसम निकलने लगता है, वो किसान अपने फटे हुए खेत को देखते हैं और अपने सर पर हाथ रख करके आकाश को निहारते रहते हैं। तो अगर सिंचाई की व्यवस्था केवल हो जाए तो ये बिहार के किसान तो धरती की छाती फाड़ करके अन्न उगा देते हैं, ये अन्नदाता कहे जाते हैं। लेकिन उनके किसान लाचार हैं, उनके खेत असिंचित रह जाते हैं। तो सिंचाई की सुविधा, थोड़ी कनेक्टिविटी, थोड़ा रोड और धार्मिक पर्यटन जो हम कह रहे हैं कि जो भी बिहार के ऐतिहासिक मंदिर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो चाहे शिव की मूर्तियां हों या माँ दुर्गा की हों या अलग अलग जो हैं, वो जो मंदिर हैं, उन मंदिर के चारों तरफ अगर एक कॉरिडोर विकसित कर दिया जाए, जैसे अभी केंद्र ने किया ना यहाँ गया में, तो गया में जिस तरह से बनारस के
लेवल पर वो कॉरिडोर की स्थापना हुई। विष्णुपद मंदिर के चारों तरफ तो कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया, वैसे ही बिहार के अलग अलग धार्मिक पर्यटक स्थलों में कॉरिडोर बना दिया जाए और उसको ग्रामीण सड़कों से जोड़ दिया जाए, तो गांव की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और वहां टाउनशिप भी डेवलप करेगा। तो ये राशि विकास को एक बूस्टअप डोज तो है, गति तो देगा। देखते हैं ये राशि कब तक उनके योजनाओं को आकार लेने के लिए पहुंच जाती है, इतना शीघ्र पहुंचती है, हम लोग इसका इंतजार करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी इस चर्चा पर क्या राय है? बातचीत जैसी भी आपको लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।